हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत ही सिंपल वे में। उसको समझने से पहले हम समझेंगे बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट के अंदर हमने जो अभी तक 3 प्रोसेसेस की हैं, कौन कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और TCA साइकिल। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में हम लिखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिले और कितनी ATP हमने दी प्रोसेस करवाने के लिए। आइए समरी टाइप में लिखते हैं बैलेंस शीट को। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्पष्ट शब्दों में लिखिए। ग्लाइकोलिसिस के टाइम -2 ATP यानी माइनस साइन किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपने प्रोसेस कराने के लिए 2 ATP दी, प्लस आपको 4 ATP मिली है, यानी आप कितनी नेट ATP यूज कर सकते हो? 2 ATP, क्योंकि 2 ATP का आपको लॉस हो गया और 2 ATP आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। फिर आपको ग्लाइकोलिसिस में मिलता है 2 NADH के मॉलिक्यूल्स। आप कहोगे 2 NADH के मॉलिक्यूल्स में इसका क्या यूज होगा? बताऊंगा, पहले और प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में भी हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। TCA साइकिल के अंदर हमें 2 ATP मिलती हैं। TCA साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बैलेंस शीट ध्यान से समझना। फिर इसके NADH के मॉलिक्यूल्स कितने मिलते हैं उसको समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। जब हम TCA साइकिल को पढ़ते हैं उस टाइम हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A के, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक एसिटाइल कोएंजाइम A का, तो वो 3 NADH के मॉलिक्यूल्स और एक FADH2 के मॉलिक्यूल्स देता है। यानी एक एसिटाइल कोएंजाइम A कितने NADH के मॉलिक्यूल देगा? 3, और कितने FADH2 के देगा? 1। यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम A कितने NADH देंगे? 3 × 2 यानी 6 NADH। और कितने FADH2? 2 FADH2। क्या मैं लिख दूं यहाँ पर ये सी? यस, लिख दीजिए। 6 NADH और प्लस कितने FADH2? 2 FADH2। आगे समझें। अब बताता हूं मैं कि इन NADH का और इस FADH2 का क्या यूज होगा। तो समझिए, NCERT में जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस किया है, वहीं एक पैरा में लाइन गिवन है कि एक NADH का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो 3 ATP मिलेंगी। वहीं अगर एक मॉलिक्यूल FADH2 का जाएगा तो 2 ATP मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी से ही सारा बैलेंस शीट बेस्ड है। 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं, एक NADH का मॉलिक्यूल कितने ATP दे रहा है? 3, तो 2 का कितना देगा? 6 ATP। यहां पर भी 6 ATP। आइए यहां पर 6 × 3, 6 3s 18 ATP, ठीक है। 2 FADH के मॉलिक्यूल है, एक FADH का मॉलिक्यूल 2 ATP, 2 FADH के मॉलिक्यूल कितने ATP? 4 ATP। लिख लिया, ठीक है। अब सुनो, कैलकुलेट कर लो कितनी ATP हो गई। 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 18 38। तो कितनी ATP हो गई? 38 ATP। क्या इतनी ही होती है 38 ATP? यस, टोटल 38 ATP होती है
और कुछ जगह नेट एटीपी लिखी हुई मिलती है 36। वो क्यों मिलती है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। कुछ शटल सिस्टम होता है उसका रीजन, वो मैं बाद में बताऊंगा। 38 एटीपी आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब मैं बताऊंगा कि NaDH2 और FADH2 जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। बहुत सारे 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके थ्रू मतलब क्रॉस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सबसे पहले NaDH डिहाइड्रोजिनेज लिख लीजिए। कौन सा है सबसे पहले, NaDH डिहाइड्रोजिनेज। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें से पहला हो गया NaDH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कितने हो गए, 2 हो गए, NaDH डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा आता है साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स, तीसरा आता है साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। कौन सा आता है, साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। और तीसरा आता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये जो 4th कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्यों है वो मैं बताऊंगा बाद में। और जो 5th है, लास्ट है, उसे क्या कहते हैं हम, ATP सिंथेस। अब ब्रीफ में अगर मैं बताऊं शॉर्ट वे में कि ETS क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की ओर। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स में एंटर करेंगे, फिर 3rd में, फिर 2nd में, फिर 4th में और फिर 5th में और फिर ATP जनरेट कर लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होता है किन किन कॉम्प्लेक्स के अंदर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर में बताऊं, जो पहले 3 कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होता है, FES, 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 FES। ये पहले 3 कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है, ठीक है। अब बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि 4th में कौन होगा, 3rd से लेकर 4th में कॉम्प्लेक्स 3rd से 4th में इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा एक प्रोटीन। कौन लेके जाएगा, एक प्रोटीन जिसका नाम है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, ठीक है। ये 3rd कॉम्प्लेक्स से 4th कॉम्प्लेक्स की ओर क्या लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कह लो कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे कैरियर होते हैं। जैसे साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर। क्या क्या मैंने अभी बोला, 2 कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्विक रिकैप दे देता हूँ 5 कॉम्प्लेक्सेस के, ध्यान से सुने। सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है NaDH डिहाइड्रोजिनेज, उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है आपका FeS। दूसरा होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसका इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है FeS। फिर साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स, उसका भी इलेक्ट्रॉन कैरियर FeS होता है, ठीक है। फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो 4th कॉम्प्लेक्स है, 3rd से 4th को लेकर जाएगा साइटोक्रोम C।
जो एक प्रोटीन है, विच इज अ प्रोटीन, लिख लीजिए साइड में कि ये क्या है, एक प्रोटीन है, इट इज अ प्रोटीन, ठीक है। एटीपी सिंथेस, जो एटीपी जनरेट करते हैं, जिसके दो कॉम्प्लेक्सेस लिख सकते हैं वो आप, एक होता है F0 और एक होता है F1 पार्टिकल्स, ठीक है। ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। आ गई समझ में, ठीक है, आ गई समझ में। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फुल डिटेल में। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5, इन सब के नाम मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएगा आपका NaDH2 का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? NaDH2 का मॉलिक्यूल, NaDH2 का मॉलिक्यूल आएगा। वो किस में बदल जाएगा? NAD पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना NaDH2 के मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन। अब मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 1 में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है FeS, उससे पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है कॉम्प्लेक्स 1 में, जिसका नाम होता है FMN। ये FMN फिर इलेक्ट्रॉन देगा FeS को। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? FeS को। कौन? FMN। FMN 2 इलेक्ट्रॉन लेगा NaDH2 मॉलिक्यूल से। FMN उन 2 इलेक्ट्रॉन को पास कराएगा FeS के पास, ठीक है। अब जो ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर क्रॉस करेंगे थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स। तो ले आए, हाँ जी ले आओ, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ गए कहाँ? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। यार प्रोटॉन कहते हैं हम, कह दो हाइड्रोजन के प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स आ गए, ठीक है। लेकिन NCERT के अंदर क्या दे रखे हैं? 4 हाइड्रोजन। कितने दे रखे हैं? 4। अब ये 2 और कहां से आएंगे? ध्यान से सुनिएगा। एक कॉम्प्लेक्स 1 के पास खुद का हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, खुद का हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, जो मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन लेगा। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन लेगा और उसको किस में डाल देगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल देगा। कितने? 2 हाइड्रोजन डाल देगा। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए अल्टीमेटली, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसको FeS ने पकड़ा है, मतलब जो FeS ने एक्सेप्ट किया है, ये जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। किसके पास? यूबिक्विनोन के पास। ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास। किसके पास जाएगा? यूबिक्विनोन के पास जाएंगे। ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स देगा यूबिक्विनोल के पास, जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। What is the reduced form of ubiquinol? Ubiquinol is the reduced form of ubiquinol. ये इलेक्ट्रॉन देगा इसे, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, यूबिक्विनोल को, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको? यूबिक्विनोल को, याद है, ठीक है। फिर यूबिक्विनोल फिर से यूबिक्विनोल में बदलेगी। एक साइकिल चलती रहती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। और तेरी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया किस साइकिल में? ये यूबिक्विनोल वाली साइकिल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स
3 को डिस्कस करने से पहले कॉम्प्लेक्स 2 को डिस्कस करूंगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मैंने नाम दिया था। यानी ये FADH2 को FAD पॉजिटिव में बदलेगा। ठीक है, क्या ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस अलग मार्कर से लिख लेता हूं। ये FADH2 के मॉलिक्यूल को इसमें बदल देगा FAD पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। आई समझ में ये कहानी? क्या आई समझ में ये कहानी? अब आप कहोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यहां से 2 हाइड्रोजन निकले होंगे तो मैट्रिक्स में आनी चाहिए। मैट्रिक्स में आई नहीं, क्यों नहीं आई? क्योंकि ये पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। क्या ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रहा है? नहीं, ये कंप्लीट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, इसलिए ये H पॉजिटिव को मैट्रिक्स के अंदर ड्रेन नहीं करेगा। ठीक है, FADH2 को जब मैंने FAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट किया तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले। यहां पर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसने एक्सेप्ट किया था? FMN ने। किसने? FMN ने। और यहां पर कौन एक्सेप्ट करेगा? FAD। कौन? FAD। कौन एक्सेप्ट करेगा? FAD। और याद हो, पेज पलटो, मैंने पिछले पेज पे लिखवाया था कि कॉम्प्लेक्स 1 2 3 तीनों के पास FES होता है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। तो फाइनली किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन FES को देगा। आ गए 2 इलेक्ट्रॉन FES के पास। ये FES फिर इलेक्ट्रॉन देगा किसको? यूबिक्विनोन को। किसको? यूबिक्विनोन को। ये यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन ये यूबिक्विनोन फिर रिड्यूस फॉर्म यानी यूबिक्विनोल को देगा। किसको देगा? यूबिक्विनोल को। ये एक साइकिल होती है, इसके अंदर फिर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और फिर यूबिक्विनोल एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 3 को। किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 3 को एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह एनसीईआरटी के अंदर इतना एक्सप्लेन कर ही नहीं रखा, बच्चे को कंफ्यूज कर रखा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? साइटोक्रोम बी को दिए। किसको दिए? यहां पर क्या होता है हमारे पास? साइटोक्रोम बी होता है। साइटोक्रोम बी होता है, उसको दे दिए ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये साइटोक्रोम बी फिर किसको देगा? जो मैंने बताया था FES को देगा। ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? FES को देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक बात समझ में आई? आ रही है बात समझ में? यहां तक FES को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। ठीक है, ये FES अब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम C1 को। किसको दे देगा? 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 को। किसको दे देगा? साइटोक्रोम C1 को। अब याद करो, मैंने एक इलेक्ट्रॉन कैरियर बताया था जो कि प्रोटीन था। दिमाग में नाम याद आया? आया नाम? कौन था? साइटोक्रोम C। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल था जो आउटसाइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास था। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, सॉरी, which is present on outer side of inner mitochondrial membrane। ठीक है, कौन? साइटोक्रोम C। लिख लूं मैं यहाँ साइटोक्रोम C? कुछ कौन से मार्कर से? चलो इसी से बनाते हैं। साइटोक्रोम C किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? अभी किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम C को। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ध्यान से एक बात और सुनना। कहोगे यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोल है, रिड्यूस फॉर्म में साइकिल चल रही है। जब यूबिक्विनोल कन्वर्ट होगा यूबिक्विनोन में तो 2 हाइड्रोजन भी निकलेंगे।
ये एक इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया इस साइकिल के अंदर, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये कितने हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन तो चले गए, वो साइकिल तो आपको क्लियर है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना फिर से इस बात को, FeS से 2 इलेक्ट्रॉन गए यूबिक्विनोन के पास, वो यूबिक्विनोन में चेंज होता है, फिर से यूबिक्विनोन में चेंज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में चला जाता है और 2 हाइड्रोजन और देता है। तो यहाँ से मैं कह दूँ कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से आए। फिर एक बात और फिर से बताता हूँ, FeS से 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दिए, यूबिक्विनोल में बदला, ये इस साइकिल में एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लॉस्ट हो गया या यूज कर लिया इसने पास, या खुद ने इसने रख लिया, कुछ भी कह सकते हो आप। आगे कितना पास हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसने यूबिक्विनोल ने 2 हाइड्रोजन दी और वो 2 हाइड्रोजन कहाँ आ गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए 2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स 3 की तरह। अब कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C क्या लेके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर ऐसा ही दे रहा है डायग्राम वगैरह सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान से समझना कॉम्प्लेक्स 4 को। तभी भी मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर 2 कॉपर सेंटर, एक साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये 4 चीजें प्रेजेंट है। तो साइटोक्रोम C से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉपर सेंटर A के पास, कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर A फिर इलेक्ट्रॉन देगा, किसको इलेक्ट्रॉन देगा, साइटोक्रोम A को, किसको देगा, साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A फिर इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम A3 को, साइटोक्रोम A3 फिर कॉपर सेंटर B को देगा इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में, ध्यान से सुनो, साइटोक्रोम C जो एक प्रोटीन है जो कि आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, वो साइटोक्रोम C1 जो कि कॉम्प्लेक्स 3 का है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसको, कॉपर सेंटर A को दे दिए। वो कॉपर सेंटर A फिर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A देगा 2 इलेक्ट्रॉन किसको, साइटोक्रोम A3 को, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर सेंटर B को। यहाँ तक कोई चिंता नहीं, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है या नहीं, आ गई समझ में बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि अब टर्मिनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन्स का, which one of following is the terminal acceptor of electron। ये क्वेश्चन बहुत बार AIPMT में, NIC में बहुत बार पूछा गया है। तो सुनो मेरी बात, एक लाइन सुनना, कौन है टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज फाइनल टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, जैसे हाफ O2 है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह का दे रखा होगा, और ऑक्सीजन है फाइनल या टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन है टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन है टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। लिख लीजिए यहाँ पर ये बात, कहाँ लिखोगे, यहीं, यहाँ तो एक और प्रोसेस दिखानी है मुझे, बाद में लिखवा दूंगा ये बात कि टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आ जाए, ऑक्सीजन, ठीक है। फाइनल एक्सेप्टर कौन था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखो, ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 में हमने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन्स आ रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, वैसे ही
फोर्थ कॉम्प्लेक्स से भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ध्यान से सुनना, समझ आया क्या किया मैंने? क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए और 2 H पॉजिटिव मैट्रिक्स से एक्सेप्ट किए और वाटर बना लिया। 2 हाइड्रोजन कहाँ से लिए? मैट्रिक्स से लिए, ऑक्सीजन ने लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 से। इन दोनों चीजों की प्रेजेंस में इसने वाटर बना लिया। लेकिन हमारा एम वाटर बनाना नहीं है, हमारा एम है एटीपी को सिंथेसाइज करना। तो एटीपी अब हम बनाएंगे, ध्यान से सुनना कैसे। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन्स हो चुके हैं, तो इन प्रोटॉन्स को हम पंप कर देंगे। कहाँ पर पंप कर देंगे? मैट्रिक्स के अंदर पंप कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है, एटीपी सिंथेस नाम का होता है, उसके 2 सब यूनिट से कह सकते हैं, या 2 पार्टिकल्स होते हैं, F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये होता है हमारा F0 पार्टिकल, ये होता है हमारा F1 पार्टिकल। आई समझ में बात? ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, सुनना, एक एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने अभी देखा, उसके अंदर प्लस माइनस कुछ लगा हुआ है। इस यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्लस 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 है, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के ऊपर माइनस माइनस माइनस। ये क्या कह रहा है? क्योंकि ये कहना क्या चाहता है कि मैट्रिक्स में बहुत कम कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो चुकी है किसकी? H पॉजिटिव आयंस की। तो क्या कहता है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया। यहाँ पर क्या बन गया है? इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो फ्लो कराते हैं हाइड्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे शो किया हुआ है H पॉजिटिव, और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में ATP बना ली। यही तो था, यही तो थी ETS, यही तो ETS का अल्टीमेट एम था, यही अल्टीमेट एम था ETS का। ठीक है, यही एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, लेकिन इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं कर रखा। क्विक 1 मिनट के कम टाइम में भी मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5 क्या हुआ? NADH2 NAD पॉजिटिव में टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन इसके पास थे। 2 इलेक्ट्रॉन तो गए FMN के पास और फिर वो गए FES के पास। वहीं 2 H पॉजिटिव आए कहां पर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। कॉम्प्लेक्स 1 के पास खुद का हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है जो मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन लेता है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल देता है। अल्टीमेट कितने हो जाते हैं? 4 H पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर FES से 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन के पास जो कि एक रिड्यूस फॉर्म है यूबिक्विनोन की। ठीक है, इस पूरी साइकिल को मेंटेन करने में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर यूबिक्विनोन किसको इलेक्ट्रॉन देता है? साइटोक्रोम बी को, और 2 हाइड्रोजन दे देता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को। वहीं जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है उसे क्या कहते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जो FADH2 को FAD पॉजिटिव में बदल देता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन FAD के पास जाते हैं, फिर FES के पास जाते हैं, FES से जाते हैं यूबिक्विनोन के पास, फिर यूबिक्विनोन के पास। ये साइकिल चलती रहती है। 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है साइटोक्रोम बी के पास, और 2 H पॉजिटिव चले जाते हैं कहाँ? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। फिर ये साइटोक्रोम बी 2 इलेक्ट्रॉन देता है FES को, फिर साइटोक्रोम C1 को। फिर आउटर इनर मेम्ब्रेन
तो प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम सी, जो मोबाइल कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के ऊपर ट्रांसफर करता है, जहां से कॉपर सेंटर ए के पास एक्सेप्ट करता है वो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कॉपर सेंटर ए, फिर A3, फिर बी, कॉपर सेंटर बी, ठीक है। फिर कॉपर सेंटर बी से फाइनल यानी टर्मिनेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आपका ऑक्सीजन, जो 2 हाइड्रोजन लेता है मैट्रिक्स से और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। फिर जैसे मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 1 के पास खुद का हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है जो मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लेता है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के में डाल देता है, वैसे ही इसके पास भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, वो 2 प्रोटॉन को यानी 2H पॉजिटिव को मैट्रिक्स से लेता है और कहां ड्रेन कर देता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ड्रेन कर देता है, ठीक है। अब इतना ज्यादा ग्रेडियंट हो गया प्लस प्लस प्लस, यानी यहाँ पर प्रोटॉन्स की लेवल यानी प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और वहीं मैट्रिक्स में क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका यूज कर मैंने 5th कॉम्प्लेक्स में डाल दिए H पॉजिटिव्स डाल दिए, जो कि इसने कॉम्प्लेक्स 5 ने मैट्रिक्स में डाल दिए, जिसकी कंसंट्रेशन से या जिसका यूज कर या जिसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, एडीपी ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन कर एटीपी बना लिया, जो अल्टीमेट एम था ETS बढ़ाने का, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ध्यान से नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गई समझ में? होप आपको सारी ETS साइकिल अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।